आपको राहुल जी इतना याद दिलाना चाहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि गांधी की धरती पर आकर, सरदार पटेल की धरती पर आकर केंद्र के कांग्रेस के नेता और मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने आंकड़ों को झुठला रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि उनका जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है उसमें प्लानिंग कमीशन ने कहा कि गुजरात नंबर 1 है। केंद्र ने कहा कि बेरोजगारी में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में निम्न स्तर पर बेरोजगारी है। केंद्र सरकार ने नहीं, इन्होंने पीने के पानी की बात कही, केंद्र सरकार ने नहीं, यूएन ने भी पीने के पानी के लिए गुजरात को पुरस्कार दिया है। दूसरा, अच्छी बात लोकशाही में यह है कि आज हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को नरेंद्र भाई मोदी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जी अगर आंकड़े देखते हैं तो ये लगता है कि वाकई में गुजरात में बाकी राज्यों से बेहतर काम हुआ है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे यही दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा जो सवाल है वो ये कि गुजरात में विकास संतुलित नहीं हुआ है। अहमदाबाद को देखें, अगर आप सूरत को देखें, अगर आप सेंट्रल गुजरात को देखें तो वहाँ पर विकास बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है गुजरात का, सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, आज भी वहाँ पर सिंचाई के पानी की दिक्कत है, आज भी वहाँ पर पीने के पानी का प्रॉब्लम है। वो समस्याएं अपनी जगह है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। गुजरात बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक हिस्सा है जो विकास को, जहां विकास पहुंचना अभी। चलिए, ये बात हुई विकास की। एक तरफ नरेंद्र मोदी सद्भावना की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब टिकट देने की बात आती है तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, गुजरात का सरदार कौन। एक तरफ नरेंद्र मोदी सद्भावना की बात करते हैं, तमाम समुदायों को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब टिकट देने की बात आती है तो 182 सीटों में से एक में भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी खड़ा नहीं करती। श्रीकांत शर्मा, ऐसा क्यों है आखिरकार? देखिए, मोदी साहब को 2002 से लेके आज तक बदनाम करने के बहुत प्रयास कांग्रेस पार्टी नहीं, आपने सवाल का जवाब दिया। मैं दे रहा हूं, 182 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं किया? बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सद्भावना का मतलब है कि सबको साथ लेके चलो, सबका साथ विकास, सबके साथ सबका विकास करो। तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। सरकार के काम काज को परखो। क्या सरकार के, मेरे सवाल का जवाब नहीं, सरकार के काम में कहीं कोई कोताही है? जहां तक आपने टिकट देने की बात कही है, हमने नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत 264 लोगों को टिकट दिया और उसमें से 108 लोग जीत कर आए। तो इन चुनावों में क्यों नहीं दिया? धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन चुनावों में क्यों नहीं दिया? पार्टी का अपना रहता है, जो जीतने क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद 6 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय यह तय कर सकता है कि कौन जीतेगा। अगर वहां पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी कैंडिडेट को खड़ा करते तो हो सकता था कि वो जीत सकते थे। ऐसा आखिरकार क्यों नहीं हुआ? हर विधानसभा में जो जीतने वाली स्थिति में कोई उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है। आपको एक भी जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मिला है, ऐसा करके नहीं, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला जो जीत सकता था। मैंने कहा ना आपसे, हर विधानसभा में जो जीतने की स्थिति में हमारा उम्मीदवार होता है उसका चयन विधानसभा के लिए होता है। मनीष जी, कांग्रेस सवाल उठाती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के राज में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हकीकत तो यह है कि 4 सीटें तो आपने दी है 182 में से। नहीं, आपके पास गलत अंक है। मैं 7 सीट दिया है, 7 सीट। और जहाँ तक सवाल, मुझे श्रीकांत जी की इस बात के बहुत हंसी आ रही है। इसने कहा कि भाई पूरी बात में हम सबको साथ, सबका विकास। मैं मानता हूँ कि इसमें सबका साथ विकास वाली बात हो गई है। अब जो सबका साथ है तो फिर इतनी बड़ी माइनॉरिटीज को कहने दी। कांग्रेस ने जो चुनाव में टिकट दी है वो उन लोगों को दी है जो वहां से जीत की। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी, मुझे इस पे बहुत बड़ी बहस नहीं कर। श्रीकांत जी जब कहा कि इसमें नहीं, और जो सद्भावना में वो टोपी वाली बात है, वो तो नरेंद्र भाई और भाजपा का पहले से रवैया रहा है। टोपी फिराओ, कुछ और करो, कुछ नया करो। 2002 में अलग रंग था, 2007 में अलग रंग था, 2012 में कोई रंग नहीं पकड़ रहा, तो खुद समझ गए। जहाँ तक सवाल है, मेरे इस बात को मेरे पहले भाई साहब ने पहले पेज में नहीं दिया। मुझे कहना चाहिए था कि मैं और बरस के जगह पे मुझे ये बात पूछना है कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सौराष्ट्र का कल चुनाव है। मैं इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूँ फिर से, विकास की पूरी परिभाषा में। अवनीश जी ने भी इस बात बताई कि मैनिफेस्टो में भाजपा ने लिखा है कि हम सौराष्ट्र के सभी डैम में पानी डालेंगे। पहली बात भाई साहब, इस बात का बहुत अहम मुद्दा है
कि मैनिफेस्टो में स्वीकार कर ले हमने 11 साल में सौराष्ट्र को पानी नहीं, पर दिया, मुझे ये सिंचाई बताइए का। विक्रम चौहान जी, नहीं, हकीकत ये भी है कि जीपीपी ने भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। तमाम पार्टियां दूसरों में दोष पा रही हैं, लेकिन अपनी जब स्थिति आती है उसको कोई देखना नहीं चाहता है। नहीं, हमने नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि सद्भावना की आपने बात की, सद्भावना यहाँ से होती है, हम दिखावा करना नहीं चाहते। क्या टिकट देना अगर हम दिखावा देते, है? अगर हम देते तो ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं नरेंद्र मोदी कि हम हिंदुवादी पार्टी, हम मानते हैं, लेकिन हमारा कोई रवैया मुस्लिमों से अलग नहीं है, हमारे साथ में है, लेकिन इनको मुद्दा देना नहीं चाहते थे। इन्होंने सद्भावना का नाटक किया, दिखावा किया है, हम ऐसा करना नहीं चाहते। अवनीश जी, कहा यह जा रहा है कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा कि उसकी असल वजह यह है कि अगर मुसलमानों को टिकट दे दिया गया होता तो फिर जो राइट विंग हिंदू वोटर है उसको लगता है कि मोदी भी वही कर रहे हैं जो बाकी नेता करते हैं, इस वजह से उनकी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया। आपको लगता है कि सद्भावना मिशन मोदी का कारगर साबित हो रहा है? मुझे लगता है मोदी जी ने पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात की कोशिश की है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसमें अपनी एक छवि बेहतर बनाए। आप इसमें टिकट देना न देना ये हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, चुनाव जीतेगा या न जीतेगा इस आधार पर वो फैसला करते हैं। लेकिन आज इरफान पठान को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अपने मंच पर लेकर के आए वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग में ये भरोसा जगाना चाहते हैं कि हम उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहते। एक तरफ इरफान पठान को लाया जाता है ढोलकिया साहब, दूसरी तरफ जब सद्भावना मिशन के दौरान एक मौलवी आके उन्हें टोपी पहनाना चाहते हैं तो मोदी कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव न पड़े। ये गलत तरीके से देखने वाली बात हुई। वही एक कैप है जो रिलीजियन का प्रतीक है, बाकी जितनी कैप्स पहनी गई वो कल्चर का प्रतीक था। तो आप ये इस डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करो। रिलीजियन बेस्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, कल्चर बेस्ड को करते हैं। तो कल्चर मतलब उस रीजन में कोई भी रीजन का आदमी हो वो उस तरह का वर्ताव। दूसरा कि कौन से पहनावा एक्सेप्ट करना नहीं। कल को मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई बंदा आके मुझे नॉन वेजिटेरियन बड़े प्यार से खिलाने की कोशिश करे तो जरूरी नहीं है कि मैं खाऊं, मेरे भी अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना प्रेफरेंस पहनावा खाने पीने के मामले में होना चाहिए। और इस चीज को पॉलिटिकल इश्यू बनाने का मतलब ये हुआ कि ये शायद प्लांटेड था, जानबूझ के ये किया गया ताकि इस बात को उछाला जा सके। मनीष, हकीकत ये भी है कि जो हाल का इंडिया टुडे ओपिनियन पोल था वो ये दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी नरेंद्र मोदी को लेकर जो छवि है वो बदल रही है। बेशक इस बार वो वोट ना करें, लेकिन अब उनके दिल में कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, उनके बारे में कोई बुरी मंशा नहीं जैसे कि पहले हुआ करती। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सद्भावना मिशन आप भी मानेंगे कि कारगर साबित हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो रिलीजियन वाली बात की ये की मैं तो कहता हूँ कि तो क्यों वो लघुमती समाज के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। गुजरात में 4 साल से इस बच्चे की ऑफिशियल स्कॉलरशिप आ रही है पढ़ाई के लिए। जो अपने मन में सद्भावना है वो दिखावे का बुरखा खरीद के फर्जियात सबको लाया गया, जैसे बस में से लाया गया, एसटी बस को खींच के ला गई, गांव का रूट बंद करके वो एसटी बस इधर प्लांटेड किया गया। ये प्लांटेड की बात जो बकुल भाई जैसे आदमी के पास मैं सुन रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्लांटेड बात ही है, वो बुरखा दिखाना, लाइन करना, रो करना, वक्त पे वो दिखाए, वो न्यूज में आए वक्त पे, ये सब प्लांटेड है। एक तरफ इरफान पठान को लाया जाता है, लेकिन एक इरफान पठान से पूरे समुदाय की राय नहीं बदलती है। राहुल, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कौन जुड़ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप 2002 से आज तक देखें तो आज गुजरात में जहां पतंगबाजी को लेकर झगड़ा हो जाता था, फसाद होती थी, आज पूरा गुजरात शांत है। कर्फ्यू नाम का शब्द लोग भूल चुके हैं। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी आप ईमानदारी से निभा रहे हैं, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, अपना अधिकार क्षेत्र होता है, आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते। इस चुनाव का देश की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी अब बीजेपी से बड़े हो गए और क्या इस चुनाव के बाद अहमदाबाद से दिल्ली का रास्ता मोदी के लिए साफ हो जाएगा? ये सवाल पूछेंगे अपने पैनल से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।
एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज तक ने नरेंद्र मोदी की मां से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के बाद उनका लड़का अहमदाबाद से दिल्ली का रास्ता तय करेगा। आइए सुनते हैं। એ વજહ છે અને દિલ્હીમાં એ રાજ સારામાં સારું બનશે, કોઈ જાતનો વાંધો એને પ્રભુ નહીં આપે, માલિકનો આશરો છે, એ સાચા બોલો છે, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી, એના માને બાપ નથી ગણતું અને સમાજની પબ્લિક બેનદેવ સરખું જ ગણે છે, કોઈ ભેદભાવ નથી, એટલી એ જીત છે। नरेंद्र मोदी की मां को तो ये लग रहा है कि उनका लड़का चुनाव के बाद अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन अवनीश जी क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर जीत होती है बीजेपी की तो नरेंद्र मोदी का दिल्ली जाना तय है? राहुल, 110 सीटों से ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं तो वो निश्चित ही दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। कल आज तक में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, जो सुषमा स्वराज से आपने लिया था। सुषमा जी ने आपको ये कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा अपना व्यू है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार गडकरी की भी यही राय है और गडकरी जी की भी यही राय है और बीजेपी में बहुत सारे नेताओं की यह राय है। तो क्या बीजेपी जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी तो वो दिल्ली जाएंगे, इस बात में काफी शक है। ढोलकिया साहब, दिल्ली के नेताओं की एक राय हो सकती है, लेकिन जमीन का भी एक प्रेशर है, काडर का एक प्रेशर है, आरएसएस का एक प्रेशर है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर हैट्रिक पाते हैं तो फिर उनका जाना कोई रोक नहीं सकता? उनकी वो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसमें इश्यू एक पर्सनालिटी का नहीं है, इश्यू ये है कि आज हमारा देश लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहा है। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसके मामले में अगर सोचो तो 3-4 नाम उभर के सामने नहीं आते हैं। ये हमारा मिसफॉर्चून है कि लीडरशिप क्राइसिस है। जी, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं, वहीं आपका सुपरस्टार राहुल गांधी तो बहुत डर डर के चल रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं उसको नरेंद्र मोदी से चिंता हो रही है। यहाँ पे आए भी वो एक ही दो बार, मतलब लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस है। पहले सबसे पहले तो मैं श्रीकांत जी का इस बात का जवाब दूंगा। आपने जो शुरुआत की कि माँ ने बोला है कि मेरा बेटा जाएगा, और माँ देश की चाहती है, कहीं पे भी ये हिंदुस्तान की परंपरा है, अपनी माँ तो अपने बेटे को ऊंचाई पे ही देखती है, ये है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा है, जहां तक सवाल है बोला संविधान की अवहेलना केंद्र सरकार, अरे भाई साहब, लोकायुक्त कौन नहीं करने देता है? मैं नहीं कहता हूँ। तो इतने डरे क्यों है? नहीं, राहुल गांधी इतने डरे क्यों है मोदी? वो इसका भी जवाब देता हूँ, मुझे इसलिए पूरा करने दीजिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार और घोटाला की, अभी कोई एक भाई वो पूरे देश में कभी कभी आ जाते हैं, सभी मीडिया वाले को बुला लेते हैं, ओके आम आदमी की पार्टी वाला भाई, इसने हमारा 1600 करोड़ का एक छोटा सा भ्रष्टाचार गुजरात का उजागर किया है। आप जवाब ही नहीं दे रहे। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी आए क्यों नहीं गुजरात में, लड़े क्यों नहीं मोदी के खिलाफ? इसलिए आने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी इस देश के राष्ट्रीय नेता है। आपका दूसरा सवाल होगा यूपी में क्यों गए, वहाँ के संसद सदस्य है, वहाँ की है। वो दिल्ली पहले थे, ये भाई साहब जो आज गुजरात से दिल्ली पहुंचने की बात कर, वो भाई साहब पहले दिल्ली से थे, वापिस आए थे। चलिए, हम कोई पक्ष नहीं लेना चाहते, ना राहुल गांधी की तरफ ना नरेंद्र मोदी की तरफ। फैसला देश की जनता को करना है और इसकी शुरुआत कल से हो रही है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की किस्मत तय होनी है। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपने हिस्सा लिया इस परिचर्चा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस पूरे हफ्ते हम अहमदाबाद में लाइव रहेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर पूरे गुजरात में फैले हुए हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।